हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट फर्स्ट में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, अगर हम बायोलॉजी को या जीव विज्ञान को अगर हम एक अंग्रेजी भाषा माने तो अंग्रेजी भाषा के लिए हमको ग्रामर और अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ती है समझने के लिए, है ना। इसी प्रकार से बायोलॉजी को समझने के लिए, जानने के लिए आपके लिए वो अल्फाबेट्स, वो एबीसीडी, वो ग्रामर क्या है? जैव अणु है। तो हमारा जो ये टॉपिक है बच्चों, जैव अणु, ये पूरे बायोलॉजी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या है जैव अणु? जब हम जैव अणु की बात करते हैं ना बच्चों कि भाई बायोमोलिक्यूल्स, अंग्रेजी में हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स, या जिसे हम कहते हैं जैव अणु। तो क्या है ये जैव अणु? अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कि कोई उदाहरण बताइए जैव अणु के, है ना, तो बायो या जैव का मतलब होता है सजीव, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स या अणु। तो प्रोटीन्स जैव अणु है, बिल्कुल है। कार्बोहाइड्रेट्स जैव अणु है, बिल्कुल है। वसा जैव अणु है, बिल्कुल है। न्यूक्लिक अम्ल जैव अणु है, बिल्कुल है। तो आपके पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट्स और न्यूक्लिक अम्ल, ये सब किसके अंदर आते हैं? जैव अणु के अंदर आते हैं। तो जब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे ना बच्चों, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? भाई हम जैव अणु में हम लोग प्रोटीन्स की बात करेंगे बच्चों। प्रोटीन्स के अलावा हम किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स की, बिल्कुल। फिर हम बात करेंगे बच्चों फैट्स यानी वसा, या जिसे आप कह सकते हो लिपिड्स की। और हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की या न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है। अब पहली चीज बच्चों याद रखेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब में समानता क्या है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और न्यूक्लिक अम्ल, इन सब में समानता यह है बच्चों कि ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं, है ना बच्चों। इन सब में समानता आपको क्या मिलेगी कि ये सारे जो हैं वो कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी ये सभी के सभी कैसे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों? ऑर्गेनिक। लेकिन जब हम किसी कोशिका की बात करते हैं बच्चों, यदि मैं किसी कोशिका की बात करूं, सेल की बात करूं, तो एक सजीव कोशिका में, एक लिविंग सेल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? उदाहरण के तौर पे आपके शरीर में, मेरे शरीर में, एक पादप के शरीर में, हर एक पादप हो, एक जंतु हो या एक कोशिका हो, उसके शरीर में सर्वाधिक मात्रा में वाटर, जल पाया जाता है ना। तो लेकिन जल की अगर हम बात करें तो जल तो क्या है बच्चों? अकार्बनिक। जल क्या होता है? वाटर तो क्या है भाई? अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक है। तो आपको पॉइंट्स क्या याद रखने हैं बच्चों नीट और एम्स के लिए? आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में या कोशिका के भीतर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ तो कौन सा है? जल। तो कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ तो क्या होगा? जल। 70 से 90%, है ना। जब हम किसी भी कोशिका की बात करते हैं, कोई भी सजीव कोशिका है बच्चों, वो जंतु की हो, वो जीवाणु की हो, वो मानव की हो, वो पादप की हो, कोई भी सजीव कोशिका है, उसमें 70 से 90% आपको क्या मिलेगा? जल। हमारे शरीर में आपको 70 से 90% क्या मिलेगा? जल। तो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ कौन सा है? जल। लेकिन जल क्या है? अकार्बनिक। जल में कार्बन नहीं है, जल क्या है? अकार्बनिक। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि एक कोशिका के भीतर, एक सजीव कोशिका के भीतर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? भाई अकार्बनिक पदार्थ तो जल है 70 से 90%। लेकिन अगर मैं इनमें से पूछूं कि शरीर में एक कोशिका के भीतर सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा वो कौन सा है, तो आंसर क्या करेंगे? प्रोटीन्स। ठीक है, शरीर के अंदर 10 से 15% कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन्स। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है। कोशिका के भीतर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या होगा बच्चों? वो होगा प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो कोशिका के भीतर आपके पास सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ तो जल होगा। अब ये तो कोशिका की बात हो रही है बच्चों, जीव और जंतुओं के अंदर की बात हो रही है, कोशिका के भीतर। यदि मैं जैव मंडल की बात करूं, यदि मैं बायोस्फीयर जैव मंडल की बात करूं, तो जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है? तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए, वो क्या? कि जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा एक जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या होता है बच्चों? सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। तो ये नीट और एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पॉइंट्स। नीट या एम्स में सीधा सवाल आ जाए कि एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा यौगिक होगा, तो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? जल। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो पाया जाएगा वो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कार्बनिक है, जल अकार्बनिक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे जैव मंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, तो जैव मंडल आते ही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या होगा? सेल्यूलोज या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, अब एक चार्ट आपको यहां पे पता होना चाहिए। बिल्कुल, चार्ट में मैंने यहां पर ले लिया जैव अणु और कोशिका के भीतर इनका प्रतिशत। ठीक है, तो आपके पास इसमें इस चार्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों? जैसे जल अकार्बनिक है, हमने देखा कोशिका के भीतर 70 से 90% तो क्या मिलेगा आपको? जल। उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा मिलता है? प्रोटीन्स। कितना प्रतिशत है बच्चों? 10 से 15%। फिर न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होता है 5 से 7%। कार्बोहाइड्रेट्स कितना प्रतिशत होगा? 3%। वसा 2%। और खनिज तत्व यानी आयंस कितना होंगे? 1%। ठीक है, तो ये जैव अणु, जो जितने भी जैव अणु है ना,
उसमें सर्वाधिक मात्रा में तो जल होगा, लेकिन जल अकार्बनिक है। उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन्स 10 से 15% होंगे, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, वसा 2%, आयंस 1%। अब सबसे पहली चीज तो यह है बच्चों कि आपको यह पता होना चाहिए कि ये उदाहरण क्या क्या है, हम पढ़ेंगे। जैसे बच्चों अगर हम मानव शरीर की बात करें तो आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, मायोग्लोबिन का नाम सुना होगा, कोलेजन का नाम सुना होगा, एंजाइम्स के बारे में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एंजाइम्स आपने पढ़ी होंगी। प्रतिरक्षा में एंटीबॉडीज काम करती हैं, नाम सुना होगा। तो ये नाखून और बालों में केराटिन पाया जाता है, आपने पता होगा। तो ये सब क्या है बच्चों? ये नाखून और बालों में पाया जाने वाला केराटिन, हमारे संयोजी उत्तकों में पाया जाने वाला कोलेजन, हमारे आरबीसी रुधिर में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, पेशियों में पाया जाने वाला मायोग्लोबिन, प्रतिरक्षा में काम करने वाली एंटीबॉडीज, ये सब क्या है? पाचन में काम करने वाली एंजाइम्स, ये सब रासायनिक रूप से क्या हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, आप समझ रहे हो जैव अणु इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यही एबीसीडी है बायोलॉजी की। शुरुआत इससे होगी, तभी आगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आपके शरीर में आप इमेजिन करो कि आप पढ़ते हो सर एक्टिन मायोसिन पढ़ते हैं। एक्टिन मायोसिन किस में काम करते हैं बच्चों? पेशीय संकुचन में। तो वो एक्टिन मायोसिन क्या है? गधे हैं, घोड़े हैं? वो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स हैं। ठीक है सर, हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है सर, जो रुधिर में, ब्लड में शर्करा की मात्रा को कम करता है। तो इंसुलिन रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन्स। ठीक है, तो आपने देखा कितने अलग अलग, ये अंडे में एल्ब्यूमिन होता है, वो भी क्या है? प्रोटीन। तो केराटिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ये सब क्या है? प्रोटीन्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए का नाम आपने सुना होगा। हमारा आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये डीएनए और आरएनए क्या है बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट्स, सेल्यूलोज मैंने बताया, स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, अरे शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब क्या हैं? शर्करा, शुगर्स। तो ये सब रासायनिक रूप से क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब रासायनिक रूप से क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। घी और तेल खाते हैं अपन, हाँ, वसी अम्ल, घी और तेल किसके उदाहरण हैं? वसा। तो इन सब की डिटेल्स हम विस्तार में पढ़ेंगे, इन सब की डिटेल्स हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम सबसे पहले किस जैव अणु की बात करेंगे? प्रोटीन्स की। तो सबसे पहले किसकी बात की जाएगी बच्चों आज? प्रोटीन्स की। आ जाओ। तो प्रोटीन के बारे में हमें अभी तक क्या मालूम है बच्चों? प्रोटीन्स के बारे में हमको अभी एक चीज मालूम चली है कि ये कोशिका के भीतर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा के कार्बनिक पदार्थ हैं। एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे? प्रोटीन्स। ये हमको बिंदु पता है, बिल्कुल सही बात। और क्या क्या पता है अभी देखते हैं। अभी मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए बच्चों प्रोटीन्स के। मैंने आपको कहा हार्मोन्स, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन, ये हार्मोन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम्स रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। कोलेजन, नाखून और बालों में केराटिन रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। पेशियों में एक्टिन और मायोसिन रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। प्रतिरक्षा में काम करने वाली एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षक, प्रोटीन्स हैं। तो कितने अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, और इतने अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, इसका मतलब ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कोशिका में सबसे भिन्न भिन्न, सबसे विविध प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं।
तो यदि प्रश्न आ जाए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कोशिका में, तो आंसर प्रोटीन। सवाल आ जाए सबसे विविध प्रकार का कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन्स। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया भाई, कोशिका में सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ कौन हो गया भाई, प्रोटीन्स। एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन्स। दूसरा, सबसे विविध यानी डाइवर्स, सबसे विविध प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, ये भी क्या होंगे, प्रोटीन्स। तो सर्वाधिक मात्रा के कार्बनिक पदार्थ हो गए प्रोटीन्स, सबसे विविध प्रकार के क्या हो गए, प्रोटीन्स। ठीक है, अब तीसरी चीज, बने किससे हैं। तो अगर आपसे, सुनो पहली तीसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बड़े अणु होंगे या छोटे अणु, तो आपको पता होना चाहिए ये बड़े अणु होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये बड़े चीजें हैं बच्चों, तो बड़ी चीज का मतलब, अगर ये बड़े अणु हैं, इसका मतलब ये बहुलक होंगे। इसका मतलब ये क्या होंगे बच्चों, बहुलक, पॉलीमर्स होंगे। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि ये क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या है बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब ये बहुलक है। अगर ये बहुलक है, पॉलीमर है, तो ये छोटी छोटी इकाइयों से बने होंगे। अगर ये बड़े अणु है ना, अगर एक मकान है बहुत बड़ा, तो मकान छोटे छोटे पत्थरों से बना होगा। तो अगर ये बड़ा अणु है, बहुलक है, तो ये एकलक, छोटी छोटी इकाइयों से बना होगा। और वो छोटी छोटी इकाइयां क्या होती हैं, अमीनो अम्ल। इसका मतलब आप इमेजिन करो बच्चों कि मैंने एक कड़ी बनाई, एक और कड़ी जोड़ी, एक और कड़ी जोड़ी, एक और कड़ी, एक और कड़ी, एक और कड़ी, एक और कड़ी। इन कड़ियों को जोड़कर मैंने एक श्रृंखला बनाई बच्चों। ये एक चेन है और ये एक कड़ी है। तो मैंने क्या किया बच्चों, कड़ी से मिलकर एक श्रृंखला या चेन बनाई है। तो ये कड़ी तो क्या हो गई बच्चों, ये तो हो गया एकलक। ये कड़ी क्या हो गई बच्चों, एकलक। और पूरी श्रृंखला क्या हो गई, बहुलक। ये पूरी श्रृंखला क्या हो गई, बहुलक हो गई। और ये छोटी छोटी कड़ियां क्या हो गई, एकलक। तो प्रोटीन तो ऐसी पूरी श्रृंखला है बच्चों, बड़ा अणु है, मतलब प्रोटीन बहुलक है। और उसके लिए कड़ियां क्या हैं, वो किससे बना हुआ है, इकाइयों से, एकलक, अमीनो अम्ल से। तो अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है, प्रोटीन। अमीनो अम्ल से मिलकर जो बहुलक बनता है वो होता है प्रोटीन्स। आगे अपन पढ़ेंगे बच्चों, ये 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है। जो प्रोटीन है ना, वो एक प्रकार के अमीनो अम्ल से नहीं बना हुआ, 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन्स बनते हैं। तो 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन बन रहा है। तो ये सम बहुलक हुआ बच्चों या विषम बहुलक, है तो बहुलक जो अमीनो अम्ल से बना हुआ है, लेकिन ये सम बहुलक हुआ या विषम बहुलक, तो विषम बहुलक, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से बना है। और क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विषम बहुलक। तो इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन्स क्या हो गए बच्चों, प्रोटीन्स अमीनो अम्ल से निर्मित
विषम बहुलक होते हैं। विषम बहुलक को हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों हेटेरोपॉलीमर्स। क्या कहेंगे? हेटेरोपॉलीमर्स। तो क्या मालूम चल गया बच्चों हमको? प्रोटीन के बारे में 3 लक्षण हमने पढ़े हैं। प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा कि एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा के कार्बनिक पदार्थ हैं। कोई भी कोशिका हो गई, कोई भी सजीव कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन से कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे? प्रोटीन्स। फिर मैंने आपको बता दिया ये सबसे विविध प्रकार के हैं, सबसे अलग अलग प्रकार के, इतने अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं और बड़े अणु हैं, बहुलक हैं। किससे बने हुए हैं? अमीनो अम्ल से बने हुए हैं। तो अब अगर ये विषम बहुलक हैं बच्चों, हेटेरोपॉलीमर्स, और ये किससे बने हुए हैं? अमीनो अम्ल से, तो प्रोटीन को विस्तार से पढ़ने से पहले हमको किसके बारे में पता होना चाहिए? ये अमीनो अम्ल क्या है? ये अमीनो अम्ल के बारे में पहले हम पढ़ेंगे और अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ने के बाद हम किसकी बात करेंगे? वापस प्रोटीन्स पर आएंगे। तो हम किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की इकाई या प्रोटीन का एकलक, मोनोमर, अमीनो एसिड्स। तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स या अमीनो अम्ल की। क्या क्या बिंदु मालूम है हमको अमीनो एसिड्स के बारे में? हमको ये मालूम है कि ये प्रोटीन्स की, प्रोटीन के एकलक यानी मोनोमर्स, या जिसे हम कहते हैं आधारीय इकाई होते हैं। तो प्रोटीन के एकलक यानी मोनोमर्स या प्रोटीन की आधारीय इकाई ठीक है बच्चों। तो प्रोटीन्स की आधारीय इकाई या प्रोटीन्स के एकलकों को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या? इसकी संरचना की बात करें तो अब हम बात करें अमीनो अम्ल की संरचना की। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अमीनो अम्ल की संरचना। अब अमीनो अम्ल की संरचना में बच्चों एक सेंट्रल, केंद्रीय कार्बन होता है। अमीनो अम्ल की संरचना में केंद्रीय कार्बन होता है बच्चों, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या होता है? केंद्रीय, सेंट्रल कार्बन है जिसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी हमें पता है होती है 4 और इसका नाम क्या है बच्चों? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। एक अमाइनो समूह क्या होता है बच्चों? NH2। अमाइनो समूह क्या होगा? NH2। एसिड, अम्लीय समूह क्या होगा? COOH। NH2 कैसा समूह है? अमीनो, इससे जुड़ा है। अम्ल, एसिडिक समूह होता है, COOH उससे जुड़ा है। एक हाइड्रोजन होगा बच्चों और एक R या एल्काइल समूह। R को हम क्या कहते हैं? एल्काइल समूह, और इसे हम एक विविध समूह भी कहेंगे। खैर बात की बात, इस संरचना को हम नाम देते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो क्या पढ़ा बच्चों अपन ने? क्या हम बात कर रहे हैं? हम अमीनो अम्ल की बात कर रहे हैं। हमें मालूम चल गए अमीनो अम्ल छोटे से अणु हैं। छोटे से अणु हैं, आधारीय इकाई है, एकलक है। किसके आधारीय इकाई, किसकी एकलक है? प्रोटीन्स के। अब अमीनो अम्ल की संरचना समझने में अपन ने बात की कि अमीनो अम्ल में केंद्रीय कार्बन होगा। केंद्रीय कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहेंगे, उस कार्बन से एक अमीनो समूह जुड़ा है NH2। एसिड, अम्लीय समूह जुड़ा है COOH। एक हाइड्रोजन होगा और एक R या एल्काइल समूह होगा। ये अलग अलग हैं। R एल्काइल समूह, मिथाइल समूह हो सकता है, इथाइल समूह, कुछ भी अलग हो सकता है।
कहने का मतलब है कि 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाएंगे। तो 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल अगर प्रोटीन बनाते हैं तो ये 20 अलग अलग अमीनो अम्ल में अलग अलग क्या होगा? सारे अमीनो अम्ल में केंद्रीय अल्फा कार्बन होगा। हर अमीनो अम्ल में NH2 होगा, हर में एसिडिक समूह होगा, हर में हाइड्रोजन होगा, लेकिन सब में भिन्न क्या होगा? R या एल्काइल समूह। ये जो 20 अलग अलग अमीनो अम्ल होंगे ना, इन 20 अमीनो अम्ल में अलग अलग ये R समूह होता है। तो ये हर अमीनो अम्ल में अलग अलग होगा, इसलिए इसको विविध समूह कहते हैं। इसका मतलब यहां पर ये एक नोट याद रखना है, वो ये कि सभी अमीनो अम्ल में ये R समूह भिन्न होता है। ठीक है भाई, तो सभी अमीनो अम्ल में ये R समूह क्या होता है? भिन्न होगा। तो प्रोटीन के एकलक या आधारीय इकाई तो क्या होंगे? अमीनो अम्ल। फिर अमीनो अम्ल की संरचना की हमने बात की, तो एक केंद्रीय अल्फा कार्बन है, एक अमाइनो समूह जुड़ा है, एक एसिडिक समूह, एक आयल समूह और एक H है। अब आपने मीथेन का नाम सुना है बच्चों? सबने मीथेन का नाम तो सुना है, और आपको याद होगा कि मीथेन जो होती है, मीथेन की संरचना होती है बच्चों, सबको मालूम है CH4। मीथेन की संरचना क्या होती है? CH4 ऐसे होती है। तो मीथेन के हाइड्रोजन को हटाते जाओ, हाइड्रोजन को हटाकर NH2 डाल दो, हाइड्रोजन को हटाकर HCOOH डाल दो, हाइड्रोजन को हटाकर R समूह डाल दो। तो मीथेन के हाइड्रोजन को हटाकर अमाइनो समूह, एसिडिक समूह और R समूह जोड़ दो तो अमीनो अम्ल बन जाता है। तो अमीनो अम्ल को हम प्रतिस्थापित मीथेन्स भी कहते हैं। अमीनो अम्ल को, अल्फा अमीनो अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं भाई? इन्हें हम प्रतिस्थापित मीथेन्स भी कह सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्यों कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन? क्योंकि मीथेन के हाइड्रोजन को हटाकर अगर आप अमाइनो समूह, एसिडिक समूह और R समूह जोड़ दो तो मीथेन से क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल। इसलिए अमीनो अम्ल में, या अमीनो अम्ल मीथेन के हाइड्रोजन को हटाकर दूसरे समूह जोड़ने से बन जाता है। इसलिए अमीनो अम्ल को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित मीथेन्स। तो आई होप आपको अमीनो अम्ल की संरचना समझ आ गई। केंद्रीय कार्बन है, एसिडिक समूह है, अमाइनो समूह है, H है और R समूह है। सभी जो 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल की हम बात करेंगे, तो सभी अलग अलग अमीनो अम्ल में क्या समूह अलग होगा? R समूह अलग अलग होगा। और सभी अमीनो अम्ल में R समूह अलग होता है, इसलिए इसको विविध समूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज, अब जब हम देखो क्या बात करते हैं बच्चों, जब हम केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो एसिड और बेस, है ना? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एसिड या अम्ल क्या होता है? एसिड या अम्ल वो चीज होती है जो प्रोटॉन H+ दे सकता है। ठीक है, प्रोटॉन जो H+ या प्रोटॉन दे सके वो एसिड, अम्ल, और जो उस प्रोटॉन को ले सके, जो उस प्रोटॉन को ग्रहण कर सके, प्रोटॉन ग्राही जो है, वो होता है बेस या क्षार। जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड, जो प्रोटॉन ले सकता है वो बेस। यही पढ़ते हैं। अमीनो अम्ल विशेष है। क्यों विशेष है? अमीनो अम्ल में एसिडिक समूह है COOH, ये वाला सिस्टम प्रोटॉन दे सकता है, एसिडिक समूह है। और ये वाला NH2 समूह ये क्षार है, बेस है, ये H+ ले सकता है।
तो अमीनो अम्ल में प्रोटॉन देने वाला अम्लीय समूह भी है, प्रोटॉन लेने वाला क्षारीय समूह NH2 समूह भी है। तो अमीनो अम्ल प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। ये अम्ल के रूप में भी काम कर सकता है, क्षार के रूप में भी काम कर सकता है। तो ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर सकें, उन्हें हम एम्फोटेरिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो आओ पहले तो समझो क्या है भाई। तो आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड में प्रोटॉन दाता वाला अम्लीय समूह अमीनो अम्ल में प्रोटॉन दाता या प्रोटॉन देने वाला अम्लीय समूह भी है तथा प्रोटॉन ग्राही वाला क्षारीय समूह भी है ना। अमीनो अम्ल में प्रोटॉन देने वाला अम्लीय समूह और प्रोटॉन लेने वाला क्षारीय समूह दोनों हैं। अतः अमीनो अम्ल एसिड यानी अम्ल एवं बेस क्षार। अतः अमीनो अम्ल जो है वो एसिड एवं बेस दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है बच्चों? एम्फोटेरिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बात हो रही है वापस? मैंने आपसे कहा प्रोटीन अमीनो अम्ल की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा अमीनो अम्ल में प्रोटॉन देने वाला समूह भी है, प्रोटॉन लेने वाला समूह भी है। मतलब वो प्रोटॉन देने वाला वो एसिड के रूप में भी काम कर सकता है और बेस क्षार के रूप में भी काम कर सकता है। और जब ऐसा यौगिक जो एसिड और बेस दोनों के रूप में काम करे, जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम करे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक पदार्थ। तो देखें, अगर एक एम्फोटेरिक यौगिक एक अमीनो अम्ल एसिड और बेस दोनों के रूप में काम करेगा, आओ देखो तो मैंने आपके लिए एक अमीनो अम्ल बनाया, एक सेकेंड, COOH NH2 RH। ठीक है बच्चों, अब सुनना। अब अगर मैं आपसे कहूं, इधर देखो, अगर ये अमीनो अम्ल एसिड के रूप में काम करेगा तो इसने ये एसिडिक समूह H+ दे दिया। अगर ये अमीनो अम्ल एसिड के रूप में काम करेगा तो ये H+ देगा ना, ये H+ दे दिया तो H+ निकल गया तो COO- रह गया। और इस NH2 इसने अगर वो क्षार लिया, इसने वो प्रोटॉन लिया, क्षार के रूप में काम किया, तो ये NH3+, बाकी सेम H और R है ना। तो ये अमीनो अम्ल कैसे काम कर रहा है भाई? ये अमीनो अम्ल एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर रहा है। एसिड के रूप में क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन दे दिया, COO- H+ निकाल दिया। और NH3+ क्यों? इसने प्रोटॉन ले लिया। तो ये एसिड के रूप में भी काम कर रहा है और बेस के रूप में भी काम कर रहा है। तो ऐसा अमीनो अम्ल जो अम्ल और क्षारक दोनों के रूप में काम करे,
एक ही समय पर एसिड और बेस दोनों के रूप में काम करे तो उसे हम ज्विटर आयन कहेंगे। तो एक ऐसा यानी अमीनो अम्ल जो अम्ल व क्षार दोनों के रूप में कार्य करे, उसे ज्विटर आयन कहा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो तो ना बच्चों, सर फिर एम्फोटेरिक का मतलब क्या है और ज्विटर आयन का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है बच्चों एक अमीनो अम्ल जो एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर सकता है ना, कर सकता है। वो एसिड के रूप में भी काम कर सकता है, वो बेस के रूप में भी काम कर सकता है, दोनों के रूप में वो काम कर सकता है, एम्फोटेरिक। लेकिन एक ही समय पर जब वो दोनों के रूप में काम करेगा, जब वो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम करेगा, तो उसे ज्विटर आयन कहेंगे। मतलब सुनो उदाहरण, एक अमीनो अम्ल है, हर अमीनो अम्ल एम्फोटेरिक होगा। हर अमीनो अम्ल को एम्फोटेरिक पदार्थ कहोगे ना, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों उसके पास है, उसके पास प्रोटॉन देने वाला प्रोटॉन लेने वाला दोनों समूह है, तो एक अमीनो अम्ल एम्फोटेरिक के रूप में काम करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर वो अमीनो अम्ल एक समय पर केवल एसिड के रूप में काम कर रहा है, अगर एक बार में तो वो सिर्फ प्रोटॉन दे रहा है, सिर्फ एसिड के रूप में काम कर रहा है, तो उसे ज्विटर आयन थोड़ी कहेंगे। एक अमीनो अम्ल है जो केवल क्षार बेस के रूप में काम कर रहा है, अरे कर तो वो दोनों सकता है भाई, मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूं, ठीक है, मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूं, तो मान लो मैं एम्फोटेरिक हूं, मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूं, मैं एम्फोटेरिक हूं, लेकिन अभी मैं केवल राइट हैंड से लिख रहा हूं। लिख तो मैं दोनों हाथ से सकता हूं, एम्फोटेरिक हूं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ राइट हैंड से लिख रहा हूं, एसिड के रूप में काम कर रहा हूं। अब भी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, बेस के रूप में काम कर रहा हूं। लेकिन जब मैं दोनों हाथ से लिख रहा हूं, जब मैं लिख रहा हूं दोनों हाथ से, तो मैं ज्विटर आयन हुआ। जब मैं एक ही समय पर दोनों हाथ से लिख रहा हूं, एक ही समय पर एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर रहा हूं, तब ज्विटर आयन हुआ। दोनों हाथ से लिखने की क्षमता मेरे पास है, तो मैं एम्फोटेरिक हुआ। आ गई बात समझ में? तो अमीनो अम्ल जो अम्ल व क्षार दोनों के रूप में कार्य करेगा बच्चों, उसे क्या कहेंगे? ज्विटर आयन। ठीक है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, ज्विटर आयन पर नेट चार्ज क्या होगा? देखो भाई, ज्विटर आयन पर नेट चार्ज क्या हुआ? एक प्लस है एक माइनस, तो नेट चार्ज 0। तो ये और पॉइंट पता होना चाहिए, ज्विटर आयन पर नेट चार्ज शुद्ध आवेश क्या होगा भाई? 0। और ज्विटर आयन होगा क्या? ये रहा, एक ऐसा अमीनो अम्ल जो एक ही समय पर अम्ल व क्षार दोनों के रूप में कार्य करे, उसे ज्विटर आयन कहेंगे। ठीक है बच्चों, आओ आगे चले। अब मेरे पास सुनो, यहां पर कोई भी अमीनो अम्ल है, कोई भी अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा, दोनों एक ही समय पर एसिड और बेस के रूप में काम करेगा, लेकिन एक विशिष्ट पीएच पे करेगा। हमेशा थोड़ी करेगा, है ना, मैं हमेशा तो ही दोनों हाथ से लिखूंगा। कोई विशेष, मुझे शो ऑफ करना होगा, मुझे मेरे बारे में कुछ बताना होगा, तो दोनों हाथ से लिखूंगा एक समय पर। कोई स्पेशल कंडीशन होगी जब दोनों हाथ से लिखूंगा। तो अमीनो अम्ल भी एसिड और बेस दोनों के रूप में काम करेंगे, ज्विटर आयन के रूप में काम करेंगे, तो कोई स्पेशल अवस्था में एक स्पेशल पीएच पे करेंगे। अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा, एक विशिष्ट पीएच पर करेगा।
हमेशा नहीं, एक विशिष्ट पीएच पर, और जिस पीएच मान पर अमीनो अम्ल एक ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। तो अब मेरे पास क्या आता है बच्चों, पीआई, जिसे हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु। इसे क्या कहते हैं, समविभव बिंदु। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसको लिखते हैं पी छोटा आई बड़ा, पी आई। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो गया बच्चों, यह एक ऐसा विशिष्ट पीएच मान है जिस पर अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या बताया मैंने आपसे कहा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु, एक ऐसा विशिष्ट पीएच का मान है, वो पीएच का मान है जिस पर अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में काम करता है। उदाहरण मतलब, उदाहरण के तौर पे मैंने कहा pH4 पर, pH4 पर एक अमाइनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा pH4 पर एक अमाइनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में काम कर रहा है, तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना हुआ, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हुआ, 4, है ना। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो गया, वो पीएच का मान, एक ऐसा पीएच का मान जिस पर अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में काम करता होगा। तो वो पीएच का मान जिस पर एक अमाइनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा, उस पीएच को क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हुआ। अब आओ एक नई चीज समझते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक अमाइनो एसिड का ज्विटर आयन रूप बना देते हैं बच्चों, आ जाओ, COO माइनस NH3 प्लस RH। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास अमाइनो एसिड का कौन सा रूप है, ज्विटर आयन है। एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर रहा है ज्विटर आयन। तो इस समय पीएच किसके बराबर है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के। इस समय पीएच किसके बराबर है बच्चों, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर है ना। पीएच किसके बराबर है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के। चलो अब क्या करो, अब क्या किया मैंने, ध्यान से, अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने पीएच का मान कम करने लग गया। इस समय पीएच किसके बराबर है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। अब मैं पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम करता हूं। मैंने क्या किया, पीएच कम, यानी मैंने पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम करना चालू करा। तो जब मैं पीएच को कम कर रहा हूं बच्चों, जब मैं पीएच का मान घटा रहा हूं, कम पीएच का मतलब मैं अम्लीय माध्यम में जा रहा हूं। जब मैं पीएच का मान कम कर रहा हूं तो मैं अम्लीय माध्यम में जा रहा हूं ना, ऐसे माध्यम में जहां पर H+ होगा, ऐसे माध्यम में जहां पर H+ होगा, वो H+ इससे जुड़ जाएगा। उस माध्यम में जहां पर H+ ज्यादा होंगे वो इससे जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब क्या होगा, NH3 प्लस C�alpha, ये H+ इससे जुड़ जाएगा ना, जुड़ गया। तो आवेश क्या आ गया भाई, इस अमीनो अम्ल पर चार्ज क्या आ गया,
पॉजिटिव। इस अमीनो अम्ल पर चार्ज क्या आ गया, धनात्मक या पॉजिटिव। क्या किया बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले एक ज्विटर आयन बना के बताया। मैंने कहा एक ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन है, इसका मतलब पीएच किसके बराबर होगा, पीआई के बराबर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब मैंने क्या किया, मैंने पीएच के मान को कम करने लग गया, तो पीएच का मान पीआई से कम होने लग गया। कम पीएच का मतलब है जहां पर H प्लस अम्लीय वातावरण होगा, वहां के H प्लस इससे जुड़ गए, तो COO माइनस की जगह COOH हो गया। आवेश क्या रह गया बच्चों, पॉजिटिव। अब मैंने दूसरा कंडीशन क्या किया, आ जाओ। तो पहले केस में मैंने पीएच के मान को कम किया था, अब मैं पीएच का मान बढ़ाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पीएच अधिक, मैंने पीएच का मान बढ़ा दिया, मैंने पीएच का मान बढ़ा दिया। जब मैं पीएच का मान बढ़ा रहा हूं तो मैं क्षारीय माध्यम में जा रहा हूं OH माइनस। जब मैं पीएच का मान बढ़ा रहा हूं ना बच्चों, तो क्षारीय माध्यम में जा रहा हूं OH, यहां से H निकल जाएगा जल के रूप में, यहां से H निकल जाएगा जल के रूप में। तो अब क्या बचेगा, 2C अल्फा COO माइनस RH। क्या आवेश आ गया भाई, ऋणात्मक। क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन समझाया हुआ नहीं है। अब मैंने आपको वो चीज समझाई है, क्या है, वापस ध्यान देंगे। मैंने आपको सबसे पहले एक ज्विटर आयन बना के बताया। ज्विटर आयन का मतलब मैंने आपको एक ऐसा अमीनो अम्ल बनाया, एक ऐसा अमीनो अम्ल जिस पर जो एसिड और बेस दोनों के रूप में काम करता है। अमीनो अम्ल जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम कर रहा है, एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर रहा है, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन होगा तो पीएच किसके बराबर होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैंने दो कंडीशन की, एक बार में मैंने पीएच के मान को कम किया, एक बार में मैंने पीएच के मान को बढ़ाया। जब मैंने पीएच का मान कम किया तो क्या आवेश आया अमीनो अम्ल पर, धनात्मक। और दूसरी बार जब मैंने पीएच का मान बढ़ा दिया तो अमीनो अम्ल पर क्या आवेश आ गया, ऋणात्मक। ठीक है, अब ये तो समझा है अपन ने। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, प्रश्न कैसे करेंगे, उस पर मजा आएगा। तो आई होप जब पीएच मैंने कम किया तो H प्लस की मात्रा अम्लीय वातावरण में गया, अम्लीय वातावरण का H जुड़ गया तो धनात्मक आवेश। जब मैंने पीएच का मान बढ़ाया तो मैं क्षारीय माध्यम में गया, क्षारीय माध्यम में OH था, उसने H ले लिया वाटर के रूप में, और आपके पास क्या आवेश आ गया, ऋणात्मक। अब क्वेश्चन कैसे आता है भाई, ठीक है सर, इसको अप्लाई कैसे करें, क्वेश्चन कैसे करें, तो ध्यान देंगे। मैंने आपको कहा क्वेश्चन बच्चों, 3 अमीनो अम्ल है, ठीक है, 3 अमीनो अम्ल हैं, A, B और C। ठीक है बच्चों, 3 अमीनो अम्ल बनाए मैंने, A, B और C। A का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 6, B का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, सॉरी, A का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 4, B का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 6 और C का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 8। ठीक है बच्चों, मैंने 3 अमीनो अम्ल बनाए हैं, A, B और C। अमीनो अम्ल A का पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है, B का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है, C का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 8 है, तीनों का। और मैंने इन तीनों को किस माध्यम पे रखा है, pH 6 पर। मैंने इन तीनों अमीनो अम्ल को किस माध्यम पे रखा है बच्चों, pH 6 वाले माध्यम पे रखा है। तो आपको बताना है इन पर, इन तीनों अमीनो अम्ल पर आवेश क्या होगा। 3 अमीनो अम्ल हैं, तीनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने बना रखा है 4, 6 और 8। तीनों को मैंने pH 6 पर रखा है, तो आपको A, B और C तीनों अमीनो अम्ल का आइसोइलेक्ट्रिक चार्ज जो है, उस पर आवेश या चार्ज क्या होगा।
तो देखो बच्चों, अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखें कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले ए की बात करें बच्चों, ए का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? 4। ए का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? 4। और किस पीएच पे रखा है ए को? 6। ए का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? 4। किस पे रखा है? पीएच 6 पर। क्या ज्यादा है? पीएच पीआई से ज्यादा है ना। पीएच का मान पीआई से ज्यादा है। जब पीएच का मान पीआई से ज्यादा हो जाता है तो क्या आवेश आता है? नेगेटिव। पीएच का मान जब पीआई से ज्यादा हो जाएगा तो आवेश क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। तो ए पर क्या आवेश? नेगेटिव। ए पर आवेश क्या आएगा भाई? नेगेटिव। सी की बात करें, किसकी बात करें? सी की बात पहले कर रहा हूं बच्चों में। सी में देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है? 8। पीएच कितना है? 6। तो सी में क्या है भाई? सी में पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है। सी अमीनो अम्ल के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो गया ना। पीएच जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो जाता है, पीएच जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो जाता है तो क्या आवेश आता है? पॉजिटिव, धनात्मक। क्या आवेश या क्या चार्ज आएगा भाई? पॉजिटिव। सही। और अब बी की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? बी की। तो बी में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? 6। बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? 6। सी का आइसोइलेक्ट्रिक सॉरी बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है बच्चों? 6। किस पीएच पे रखा है? 6 पर। मतलब पीएच और पीआई बराबर हैं, तो इस पर तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। ये ज्विटर आयन के रूप में काम करेगा ना, तो इस पर नेट चार्ज क्या आ गया? 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। ये सवाल करने वाला सिस्टम हमने क्या बात किया है बच्चों? मैंने आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई की बात की। मैंने आपसे यह कहा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये एक पीएच का मान है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? ये एक पीएच की वैल्यू है, पीएच का मान है। कौन से पीएच का मान है? उस पीएच का मान है जिस पर अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में काम करता है। तो आपने देखा कि अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में काम कर रहा है, मतलब अमीनो अम्ल दोनों हाथ से लिख रहा है, मतलब अमीनो अम्ल एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर रहा है। उसका नेट चार्ज 0 है, तो उस पीएच को क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फिर अगर मैं पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम करूंगा तो अमीनो अम्ल पर आवेश क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगर पीएच का मान बढ़ा दूंगा, अगर मैं पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से बढ़ा दूंगा तो आवेश क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो आज हमने क्या बात की है बच्चों? आज हमने जैव अणु का इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, आज हमने किसकी बात की है? जैव अणु के या बायोमोलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन की। उस इंट्रोडक्शन में अपन ने यह देख लिया कि भाई कोशिका के भीतर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलता है? प्रोटीन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? सेल्यूलोज। ये हमने देख लिया। फिर मैंने आपको एक चार्ट बता दिया जिसमें आपको याद रखना है कोशिका के भीतर इन अणुओं का प्रतिशत क्या है। फिर अपन ने प्रोटीन्स की बात की शुरुआत में, है ना, कि भाई प्रोटीन सबसे सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक हैं, सबसे विविध प्रकार के भी हैं, अलग अलग प्रकार के मतलब डाइवर्स टाइप के हैं, और है क्या? रासायनिक रूप से ये अमीनो अम्ल से या अमीनो अम्ल से निर्मित विषम बहुलक है। तो प्रोटीन्स विषम बहुलक होते हैं, वो तो बात की बात है। पहले अपन उनकी इकाइयों की बात की अपन ने बच्चों। किसकी बात की इकाइयों में? अमीनो अम्ल की बात चालू कर दी।
तो अपन ने सबसे पहले किसकी बात कर ली? अमीनो अम्ल की। अब अमीनो अम्ल में अपन ने उनके लक्षण देखे, अमीनो अम्ल की संरचना हमने देख ली। अमीनो अम्लों को प्रतिस्थापित मीथेन्स कहते हैं। हर अमीनो अम्ल में R या अल्काइल समूह अलग होता है। वो एम्फोटेरिक यौगिक हो सकता है क्योंकि वो दाता और ग्राही दोनों के रूप में काम करता है, और अगर वो एक समय पर ऐसा काम करे तो उसे ज्विटर आयन कहेंगे। और उसके बाद हमने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात की है। ठीक है बच्चों, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे किस तरह का प्रश्न आ सकता है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने क्लियर किया है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।